नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, नॉर्मल सब ग्रुप वाला। तो चैप्टर नंबर 6 में कुछ थ्योरम्स की थी। अब आगे अपन बढ़ते हैं कंटिन्यू। एक थ्योरम है, किसी ग्रुप कैपिटल जी का, किसी ग्रुप कैपिटल जी का कोई सब ग्रुप किसी ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप एन विशिष्ट होता है। किसी ग्रुप कैपिटल जी का कोई सब ग्रुप एन विशिष्ट होता है यदि और केवल यदि जी कैपिटल एन जी इनवर्स बराबर एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट अपने को याद भी रखना है, क्योंकि जब अपन नेक्स्ट थ्योरम करेंगे ना, उसमें काम में आएगा। तो अपना स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये दिया है दोस्तों कि जी एक ग्रुप है और एन उसका कोई सब ग्रुप है। जी एक ग्रुप है और एन उसका सब ग्रुप है। एन है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि और केवल यदि ये। अब बताओ, यदि और केवल यदि है तो एक बार विशिष्ट मान के चलो ये बताओ, फिर दोबारा ये लेके चलो विशिष्ट बताओ। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको करते हैं, प्रूफ पार्ट पे चलते हैं। अपन प्रूफ पार्ट पे चलते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? दिया गया है कि जी एक ग्रुप है। दिया गया है कि जी एक ग्रुप है तथा एन उसका सब ग्रुप है। दिया क्या गया है कि भाई जी तो एक ग्रुप है और एन उसका क्या है दोस्तों? सब ग्रुप है। अब देखो, विशिष्ट मान के चलो ये बताओ। तो लिखता हूं नेसेसरी कंडीशन, जिसको बोला जाता है आवश्यक शर्त। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई ये मान लेते हैं, माना एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये मान लिया। अब ये बताना है, ओके। आता है नॉर्मल सब ग्रुप है मतलब विशिष्ट उपग्रुप है। विशिष्ट उपग्रुप है तो विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा लगाओ। आता है विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से। भाई विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा क्या होती है? फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, एन बिलोंग्स टू एन। आप बोलोगे जी एन जी इनवर्स किसमें बिलोंग करता है? एन में। ये विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये दो एलिमेंट एन में बिलोंग करता है। अगर इस स्मॉल एन की जगह मैं कैपिटल एन ले लूँ तो बताओ ये क्या बनेगा? सेट बनेगा। और ये किसका सबसेट होगा? एन का। कैसे होगा भाई? ये जी एलिमेंट है, ये एन है, जब इनको गुना करेंगे तो ये टोटल जो भी बनेगा वो कैपिटल एन के एलिमेंट बनेंगे। यहाँ से देखना, ये एलिमेंट कैपिटल एन में होता है, तो अगर इस स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बन जाता है तो पहले एलिमेंट था, अब ये सेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सेट। और सेट बन जाता है तो ये किसका सबसेट होगा? एन का। एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट भाई, ऐसे तो एलिमेंट तो बिलोंग करता है और सेट हमेशा सबसेट होता है। तो जब जी एन जी इनवर्स था वो तो एलिमेंट था, और जब स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन रख दिया तो ये सेट बन गया। और ये किसका सबसेट बना? एन का। एक चीज तो ये क्लियर है। अब देखो दोस्तों, चूंकि जी एलिमेंट ग्रुप का है, तो बताओ जी इनवर्स भी ग्रुप का होता है या नहीं होता है? अगर जी एलिमेंट ग्रुप का है तो जी इनवर्स भी ग्रुप का होता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होता है। इसलिए
बाई इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 है वो जी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई है, ग्रुप के एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई है। तो बताओ जी इनवर्स के लिए भी ये सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो देखो फॉर ऑल, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन निकल के आई है। तो जब जी एलिमेंट के लिए कंडीशन सत्य है, जी एलिमेंट के लिए सत्य है, तो जी इनवर्स के लिए भी क्या होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। तो जी की जगह जी इनवर्स कर दो, जी इनवर्स एन, और इस जी की जगह जी इनवर्स करेंगे तो ये जी इनवर्स का इनवर्स, और ये किसका सबसेट हो गया? एन का। ये ऐसे कैसे चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन आगे बढ़े यहाँ से, तो देखना इस चीज को। ये क्या है? जी इनवर्स, या फिर ऊपर से करें तो यहाँ से देखो, ये क्या है? जी इनवर्स एन। अरे ये कंडीशन जो जी के लिए थी उसको जी इनवर्स के लिए लिखा है बस, क्योंकि ग्रुप के हर एलिमेंट के जी इनवर्स का इनवर्स जी, और वो किसका सबसेट हो गया? एन का। ये ऐसे कैसे चल रहा है? अगर अपन आगे देखेंगे, जी से तो करा दो आप लेफ्ट ऑपरेशन, जी इनवर्स एन जी, और जी इनवर्स से करा दो राइट ऑपरेशन, तो जी एन जी इनवर्स। ठीक है? अच्छा, इन दोनों को साथ ले लो, जी जी इनवर्स, ये एन और ये जी जी इनवर्स, ये किसका सबसेट हो गया? जी एन जी इनवर्स का। ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एन आइडेंटिटी किसका सबसेट हो गया? जी एन जी इनवर्स। तो बताओ, इसको आइडेंटिटी लिख दूंगा इस पूरे को, ये एन यहाँ देखो ना, गड़बड़ हो गया ना, ये यहाँ देखो, ये जी एन जी इनवर्स इक्वेशन 1 का यूज किया तो बीच में कैपिटल एन आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखने में भी इतनी सारी मिस्टेक हो जाती है। तो वो हिसाब से करना है क्वेश्चंस को आपको। तो ये बना एन सबसेट जी एन जी इनवर्स। भाई इक्वेशन 1 का यूज किया था, इक्वेशन 1 तो ये, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ओके भाई, आइडेंटिटी को एन से गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्वेशन 1 तो बोलता है ये इसका सबसेट है, इक्वेशन 2 ये बोलता है, तो मैं लिखूंगा बाई इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिख दूंगा? जी एन जी इनवर्स, पहले ये इसका सबसेट था, फिर ये इसका सबसेट, तो जी एन जी इनवर्स बराबर एन, और फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ये तो दोस्तों अपनी सिद्ध हो गई कि नेसेसरी कंडीशन जिसमें विशिष्ट लेके चला था ये सिद्ध कर दिया। अब ये लेके चलूंगा, विशिष्ट बताऊंगा। तो नेसेसरी कंडीशन के बाद में अगला है सफिशिएंट कंडीशन, SUFFICIENT, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि आप ये लेके चलो और नॉर्मल बताओ। तो मैं लिखता हूं कि लेट, अब जो माना है जी एन जी इनवर्स बराबर एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ये मान लिया। नॉर्मल बताना है, बताओ ये इसके बराबर है, तो जी एन जी इनवर्स होगा, वो एन का सबसेट होगा या नहीं होगा? अरे भाई ये बराबर होता है तो ये इसका सबसेट होता है, ये इसका सबसेट होता है, लेकिन जो चाहिए वो ले लेते, तो ये इसका सबसेट काम में ले लिया। जैसे इस स्टेप से ये लिखा था वैसे इससे ये लिखो, जी एन जी इनवर्स सबसेट है एन का। अगर इस कैपिटल एन की जगह कोई एलिमेंट स्मॉल एन लिख दूं तो बताओ ये फिर किस में बिलोंग करने लग जाएगा? स्मॉल एन में। जैसे इससे इसमें पहुंचे थे वैसे इससे ये हो गया। ओके, और फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अब बताओ जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, जी बिलोंग्स टू जी, और एन एलिमेंट किसका है? एन किसका एलिमेंट है? एन का। अब देखना आप, और ये किसकी परिभाषा निकल के आ गई? नॉर्मल सब ग्रुप की। नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा क्या थी? फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, एन बिलोंग्स टू एन के लिए जी एन जी इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए? एन में। तो इसका मतलब एन नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। अर्थात एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप, एन है वो जी का क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने थ्योरम नंबर 3 की है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बताइए।
नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट अपन ने सिद्ध किए हैं। एक बार नेसेसरी पार्ट लेके चले जिसमें नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले, और नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलने के बाद में अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि जी कैपिटल एन जी इनवर्स बराबर एन, और फिर सफिशिएंट में ये लेके चले और वापस सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से अपन ने ये थ्योरम की है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरम नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। याद रखना इसका ये स्टेटमेंट है अगली थ्योरम में काम में आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। इसको हटा रहा हूं मैं। थ्योरम नंबर 4, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप n विशिष्ट होता है यदि और केवल यदि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप n विशिष्ट होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम और वाम की जगह दक्षिण भी हो सकता है। जो कंडीशन वाम के लिए है वही दक्षिण के लिए, तो ब्रैकेट में दक्षिण लिख दिया। यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम समुच्चय यदि सह समुच्चय एक दक्षिण और ब्रैकेट में लिख दो वाम सह समुच्चय होता है। यह है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जी कोई ग्रुप है और एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। सॉरी, जी कोई ग्रुप है और एन उसका कोई सब ग्रुप है, तो वो सब ग्रुप विशिष्ट होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम मतलब लेफ्ट कोसेट तो राइट कोसेट होता है। अगर प्रत्येक लेफ्ट कोसेट तो राइट कोसेट के बराबर होता है। अगर इधर लेफ्ट लेंगे तो वो राइट के बराबर होना चाहिए, और इधर राइट लेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? लेफ्ट। विशिष्ट होता है तो ये अपने को बताना है। अब इसके अंदर भी यदि और केवल यदि है, तो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट भी यहाँ से अपने को सिद्ध करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार विशिष्ट लेके चलेंगे और ये बताना है कि भाई लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं। ठीक है, अगर इधर राइट लोगे तो इधर राइट बराबर लेफ्ट बता दो, या लेफ्ट बराबर राइट, बात तो एक ही होगी ना। तो सॉल्यूशन पार्ट भी अपन चले। सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले तो लिखेंगे दिया गया है कि जी एक ग्रुप है तथा दिया गया है कि जी एक ग्रुप है तथा एन इसका उपग्रुप है, एन इसका सब ग्रुप है। भाई सब ग्रुप होगा तभी तो आगे विशिष्ट की बात करेंगे ना अपन। अच्छा, तो जी एक ग्रुप है और एन इसका सब ग्रुप है। अब सबसे पहले विशिष्ट मान के चलेंगे और ये बताना है लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट। तो नेसेसरी पार्ट या नेसेसरी कंडीशन क्या है? सर्वप्रथम माना एन, या सीधा लिख दो
सबसे पहले मान लो कि n है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, विशिष्ट उप ग्रुप है। विशिष्ट उप ग्रुप है तो बताओ, मैं बता रहा था ना पिछली थ्योरम काम में आएगी। तब पिछली थ्योरम क्या थी, Gn G इनवर्स बराबर n फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। बताओ पिछली थ्योरम भी यदि और केवल यदि की थ्योरम थी तो ये काम में ले सकता हूँ। नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप माना तो ये काम में ले सकता हूँ। ये प्रूव करने के काम में आएगा, क्योंकि पिछली थ्योरम भी इफ एंड ओनली पे थी। इफ एंड ओनली में ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है, तो उसका स्टेटमेंट क्या काम में आ गया। इस कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट भी याद रखना। अब दोस्तों आपने क्या किया, Gn G इनवर्स आपने G से ऑपरेशन करवाया राइट साइड में, तो इधर भी कराओ अगर उधर करवाया है तो ये बना Gn और इसको लिख दिया G इनवर्स G बराबर Ng। तो ये Gn और ये E बन जाएगा बराबर Ng। तो कहने का मतलब Gn बराबर Ng फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। यह आपने बता दिया। और बताओ यही बताना था कि प्रत्येक जो राइट कोसेट होता है वो वाम सह समुच्चय तो दक्षिण के बराबर होता है, मतलब राइट कोसेट लेफ्ट के बराबर होता है, वो लेफ्ट राइट के बराबर होता है। तो नॉर्मल तो मान के चला, ये सिद्ध कर दिया, यही बताना था ना। अब अपन ये लेके चलेंगे कि भाई प्रत्येक वाम सह समुच्चय एक दक्षिण सह समुच्चय होता है, ये तो लेके चलेंगे, और नॉर्मल अपने को बताना है। वो नेसेसरी पार्ट में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। आपने नॉर्मल लेके चला और लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर बता दिया। अब अगला पार्ट अपन करेंगे दोस्तों। अब अगली कंडीशन मैं बताता हूं, सफिशिएंट कंडीशन। अगली कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन। तो एक बार इसको उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे, अब देखना। ये तो मान के चलेंगे, माना प्रत्येक वाम सह समुच्चय प्रत्येक वाम सह समुच्चय एक, देखता हूं मैं ये कवर हो पा रहा है या नहीं। हाँ सही है। माना प्रत्येक वाम सह समुच्चय एक दक्षिण सह समुच्चय है। मान लो कि भाई प्रत्येक जो लेफ्ट कोसेट है वो एक राइट कोसेट है। तब G बिलोंग्स टू G के लिए Gn क्या होता है, Gn एक वाम सह समुच्चय है। वाम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, सही है ना। G बिलोंग्स टू Gn के लिए Gn एक वाम सह समुच्चय है, अब बताओ लेकिन प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण के बराबर होता है ना। अतः यह किसी दक्षिण सह समुच्चय के बराबर भी होगा या फिर तुल्य होगा। प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय होता है, तो Gn आपने एक वाम सह समुच्चय ले लिया तो ये दक्षिण सह समुच्चय होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना, आपको पता है G को मैं G इंटू ई लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, और ये किस में बिलोंग करता है, Gn में। ओके, चूंकि Gn एक ऐसे ये कौन सा कोसेट है, लेफ्ट कोसेट है ना, और ये राइट के बराबर होगा, तो Gn एक ऐसे राइट कोसेट के
बराबर होगा Gn एक ऐसे राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट है ना, वो एक राइट कोसेट के बराबर होगा, तो Gn एक ऐसे राइट कोसेट के बराबर होगा जिसमें क्या उपस्थित है, G उपस्थित है, जिसमें G उपस्थित है। बट आपको पता है कि जो G है उसको E इंटू जी लिख दूं तो बताओ वो Ng में होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। अरे भाई Ng के अंदर पीछे वाला एलिमेंट G है और आगे वाला एलिमेंट N का होना चाहिए, तो G बराबर G को E इंटू जी लिख दिया, आइडेंटिटी इंटू G, वो Ng में हो गया। तो Gn एक ऐसे राइट कोसेट के बराबर होगा जिसमें G उपस्थित है। और बताओ ये ऐसा राइट कोसेट है या नहीं है, ये Ng ऐसा राइट कोसेट है या नहीं है जिसमें G है? बिल्कुल है ना। यहां से तो मैंने बताया कि भाई Gn एक ऐसे राइट कोसेट के बराबर होगा जिसमें G उपस्थित है। ये Ng ऐसा राइट कोसेट है जिसमें G उपस्थित है, और आपको पता है कि इसके अनुसार एक ऐसा राइट कोसेट होना चाहिए जो G उपस्थित है, और ये ऐसा राइट कोसेट है जिसमें G उपस्थित है। और दो राइट कोसेट होते हैं, लिखूंगा दो राइट कोसेट, पढ़ा था ना अपन ने थ्योरम पहले, दो राइट कोसेट से दो वाम सह समुच्चय या दो दक्षिण सह समुच्चय, राइट मतलब दक्षिण, दो दक्षिण सह समुच्चय या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं, या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं, ये भी ठीक है। तो दोस्तों यहां से तो यह आया कि भाई प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय, तो ये वाला जो वाम सह समुच्चय Gn था वो किसके बराबर आ गया, वो Ng के बराबर आ गया। भाई आपने एक जो लेफ्ट कोसेट है उसको राइट कोसेट के बराबर माना था, तो ये लेफ्ट कोसेट था वो राइट कोसेट के बराबर आ गया। कैसे बराबर आया, देखो G एलिमेंट G का, तो Gn क्या है अपना लेफ्ट कोसेट है, और लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है। इसका मतलब Gn एक ऐसे राइट कोसेट के बराबर है जिसमें G उपस्थित है। Gn एक ऐसे राइट कोसेट के बराबर है जिसमें G उपस्थित है, जबकि आप एक ऐसा राइट कोसेट Ng जानते हो जिसमें भी G उपस्थित है। आप Ng एक ऐसा राइट कोसेट जानते हो जिसमें G उपस्थित है, और आपको पता है कि दो राइट कोसेट या तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं या बिल्कुल समान होते हैं। तो इसके अनुसार तो एक ऐसा राइट कोसेट के बराबर आया Gn जिसमें G उपस्थित था, और इसमें भी इस राइट कोसेट में G उपस्थित था। तो बताओ इधर वाला जो Gn के अकॉर्डिंग जो राइट कोसेट आया वो यही तो आया ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग Gn के अकॉर्डिंग एक ऐसा राइट कोसेट आना चाहिए जिसमें G उपस्थित है, और यहाँ से ये Ng ऐसा राइट कोसेट होता है जिसमें G उपस्थित है। तो जब एक एक एलिमेंट कॉमन है तो फिर बताओ वो जो कोसेट होते हैं वो डिट्टो सेम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो Gn है वो एक ऐसे राइट कोसेट के बराबर है, ये जो Gn है वो इस राइट कोसेट के बराबर आ गया। दोबारा समझना, Gn एक ऐसे राइट कोसेट के बराबर है जिसमें G उपस्थित है, और यहाँ से आपने Ng एक ऐसा राइट कोसेट बता दिया जिसमें G उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि Gn किसके बराबर हो गया, Ng। तो ये तो लेके चलो। अब ये बताना है तो बहुत आसान है, आप दोनों तरफ पे G इनवर्स लगा दो, Ng G इनवर्स, तो ये आ जाएगा N, क्योंकि G इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी होता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से Gn G इनवर्स बराबर N फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। तो जब Gn G इनवर्स बराबर N बता देते हैं तो बताओ दोस्तों N नॉर्मल सब ग्रुप किसका हो जाता है, G का। यहाँ से देखो ना कि इस स्टेप, जैसे इस स्टेप से यहाँ आए थे वैसे यहाँ से यहाँ चले गए, इधर G इनवर्स लगा दिया बराबर N, तो Gn G इनवर्स बराबर अगर N अपन सिद्ध कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों अपन ने ये थ्योरम की है, तो ध्यान देना। तो ये थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, तो समझना इस थ्योरम को आराम से, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। थ्योरम नंबर 5 को अगले लेक्चर में करेंगे दोस्तों। थ्योरम नंबर 6 बता देता हूं मैं इस लेक्चर में। कौन सी, थ्योरम नंबर 6। और थ्योरम नंबर 6 ये है कि जैसे दो सब ग्रुपों का इंटरसेक्शन सब ग्रुप हो रहा था ना, अपन ने पढ़ा था कि दो सब ग्रुप है उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, वैसे ही दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो एक बार इसको उतारिए,
फिर अपन आगे की थ्योरम में चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़े अपन आगे। तो देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखना, थ्योरम नंबर 6 बुक के हिसाब से बता रहा हूं। 6 5th को छोड़ दिया है, 5th को अपन ने छोड़ दिया है, अगले लेक्चर में देखेंगे। 6 को देखो, सिद्ध करो कि किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का, सिद्ध करो कि किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का, सिद्ध करो कि किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ भी विशिष्ट उपग्रुप होता है। सर्वनिष्ठ भी क्या होता है? विशिष्ट उपग्रुप होता है। सिद्ध करो कि किन्हीं दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये थ्योरम है। जैसे दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, वैसे ही दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। प्रूफ पार्ट में चलते हैं। तो दो नॉर्मल सब ग्रुप मानने पड़ेंगे। माना कैपिटल जी एक ग्रुप है, माना कैपिटल जी एक ग्रुप है तथा N1 व N2 इसके दो विशिष्ट उपग्रुप है। भाई दो विशिष्ट उपग्रुप लेके चलना है ना। तो मान लो कि कैपिटल जी एक ग्रुप है तथा N1 व N2 इसके दो विशिष्ट उपग्रुप है। दो विशिष्ट उपग्रुप हो गए। मान लो कि भाई N1 N2 इसके दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं। तो अपने को तो इनके इंटरसेक्शन को भी नॉर्मल सब ग्रुप बताना है, तो लिख देता हूँ। तब हमें सिद्ध करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 भी, तब हमें सिद्ध करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 भी G का विशिष्ट उपग्रुप होता है। विशिष्ट उपग्रुप होता है। अरे भाई N1 और N2 दो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो अपने को तो ये बताना है कि इनका इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ओके, अब देखना, अब N1 इंटरसेक्शन N2 को नॉर्मल बताना है, तो बताओ इसका एक एलिमेंट तो मानना पड़ेगा ना। तो लेट N कोई एलिमेंट मैं मान लेता हूँ N1 इंटरसेक्शन N2 का। इसका मतलब आप बोलोगे कि N एलिमेंट N1 में भी है एंड जो N एलिमेंट है वो N2 में भी है। N एलिमेंट N1 इंटरसेक्शन N2 का है तो N एलिमेंट N1 का भी है और N एलिमेंट N2 का भी है। क्लियर? अब देखो, मैं मान लेता हूं कि माना A कोई एलिमेंट है ग्रुप का, G मान लो या A मान लो, आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी मान लो। माना A एलिमेंट है ग्रुप का तथा N1 नॉर्मल सब ग्रुप है G का। भाई दिया है ना, यहां से देखो N1 N2 नॉर्मल है तो A एलिमेंट ग्रुप का है और A एलिमेंट तो ग्रुप का है और N1 नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तब विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से, तब
विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से, विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से बताओ क्या होगा। विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से ए एलिमेंट तो है जी का, और n1 का एलिमेंट क्या है, n1 का एलिमेंट है n एलिमेंट है n1 का। तो बताओ आप ये बोलोगे या नहीं कि ए आगे वाला एलिमेंट, बीच वाला जो नॉर्मल है वो बीच वाला क्या एलिमेंट, नॉर्मल का बीच वाला एलिमेंट होना चाहिए। तो ए इनवर्स किसका हो गया, n1 का। अरे भाई नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा लगाई है कि ए एलिमेंट जी का, n एलिमेंट n1 का, तो ए इनवर्स n1 में आ गया। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे n1 नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, वैसे n2 भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि ए एलिमेंट है जी का एंड n2 भी नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। n2 नॉर्मल सब ग्रुप है तो पहले तो n1 के लिए नॉर्मल की परिभाषा लगाई है, अब n2 के लिए लगा दो। अतः विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से, भाई n2 भी विशिष्ट है तो वापस लगाओ, विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से। विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा बताओ क्या है, ए एलिमेंट है जी का और n2 का एलिमेंट उठाओ n एलिमेंट है n2 का। तो विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा क्या है, पहले एलिमेंट ए, बीच वाला है वो नॉर्मल का एलिमेंट, और यहाँ जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स पीछे। बताओ ये किस में हो गया, n2 में। इक्वेशन नंबर 2। ये तो n1 के लिए परिभाषा हो गई, ये n2 के लिए परिभाषा होगी। तो मैं बोलूँगा बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या बोलता है, ए इनवर्स ये n1 में, और 2 क्या बोलता है, ए इनवर्स ये n2 में है। तो बताओ आप ये बोलोगे या नहीं, ए इनवर्स n1 में भी है, n2 में भी है, n1 इंटरसेक्शन n2 में हो गया। इसलिए दोस्तों फॉर ऑल ए एलिमेंट आपने लिया था, ग्रुप का लिया था, और n एलिमेंट किसका लिया था, n एलिमेंट किसका लिया था, n1 इंटरसेक्शन n2 का। और आपने ये बताया कि ए आगे और जिसको नॉर्मल बताते हैं उसका एलिमेंट बीच में, और इस एलिमेंट का इन्वर्स या an इन्वर्स। बताओ इसको किस में बता दिया आपने, n1 इंटरसेक्शन n2 में बता दिया। देखो यहाँ से बता दिया ना ये। तो बोल दूंगा अतः स्पष्ट है कि, और ये नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा बता दी, ए एलिमेंट जी का, n एलिमेंट n1 इंटरसेक्शन n2 का, ये तो लेके चले थे और आपने ये बता दिया, और यही तो बताना था ना आपको। अतः स्पष्ट है कि जो n1 इंटरसेक्शन n2 है, n1 इंटरसेक्शन जो n2 है वो क्या है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है फ्रेंड्स। और जी का नॉर्मल सब ग्रुप क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये एलिमेंट जिसका होता है ना, ये एलिमेंट जिसका होता है ये एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है उसका नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। तो यहाँ एलिमेंट और इस एलिमेंट का इन्वर्स होता है थर्ड पोजीशन पे, और n एलिमेंट जिसका होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है खुद, और किसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जिसका ये एलिमेंट है। तो ए एलिमेंट जी का था तो जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। इस प्रकार से अपन ने ये जो थ्योरम नंबर 6 है वो भी फ्रेंड्स कर ली है। अब बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। भाई थ्योरम ये थी कि आप दो नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलो और इनका इंटरसेक्शन को भी नॉर्मल सब ग्रुप बताना था, तो आपने n1 और n2 दो नॉर्मल सब ग्रुप ले ली, आपको n1 इंटरसेक्शन n2 को नॉर्मल बताना था। अब देखो कि n1 इंटरसेक्शन n2 को नॉर्मल बताना था तो उसका एक एलिमेंट मान लिया आपने, n एलिमेंट मान लिया n1 इंटरसेक्शन n2 में, तो वो दोनों में हो गया। अब ग्रुप का भी एलिमेंट चाहिए तो ए एलिमेंट ग्रुप का मान लिया, और यहाँ से n एलिमेंट n1 का है ही और n1 नॉर्मल है तो नॉर्मल की परिभाषा लगा दिया, तो ए इनवर्स n1 में आ गया नॉर्मल की परिभाषा से। ऐसे ही ए एलिमेंट ग्रुप का है, n एलिमेंट n2 का है, n2 खुद नॉर्मल है तो ए इनवर्स हो गया वो n2 में हो गया। तो ए इनवर्स n1 में भी है, n2 में भी, तो इंटरसेक्शन में भी हो गया। और बताओ यही सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपन इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसमें 3 थ्योरम अपन ने की है। अब अगले लेक्चर में कुछ और थ्योरम्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।